हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, यूटी ऑफ जे&के ऑफिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जम्मू की ओर से कुछ पोस्टें यहाँ पे निकल कर आई थी। इनकी ओर से एडवर्टाइजमेंट का नंबर आप यहाँ पर देख ही सकते हो, 04AHJ ऑफ 2024, डेट 22/11/2024 को ये एडवर्टाइजमेंट इनकी ओर से निकलती है, जिसमें यहाँ पे इन्होंने बताया कि ओनली जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जम्मू डिवीज़न के, देखो यहाँ पे लिखा है ना, फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ जम्मू डिवीज़न ओनली। तो बाद में इन्होंने चेंज कर दिया। अब इन्होंने बताया कि यूटी ऑफ जे&के के जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे जो वैकेंसी इनकी ओर से निकल कर आई है उसमें फॉर्म अपना लगा सकते हैं, मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस इनकी ओर से इनवाइट किए जा रहे हैं, और जो भी यहाँ पे टाइमिंग है, जो यहाँ पे पोस्टें हैं, उनका जो टेन्योर है ना, ये 5 साल के लिए आप यहाँ पर मान लीजिए, 1 ईयर एक्सटेंडेबल है, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे 6 साल के लिए रखा जाएगा। कितने साल के लिए? 6 ईयर के लिए रखा जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। जिन भी कैंडिडेट्स को अंदर डाउट्स होता है ना कि कितने साल का है, क्या ये परमानेंट है, क्या ये टेम्परेरी पोस्ट है, तो देखो 6 साल के लिए यहाँ पे बताया गया है। मतलब 5 साल के लिए आप समझ लीजिए, पहले 5 साल आपको रखा जाएगा, 1 ईयर एक्सटेंडेबल है, तो मैक्सिमम 6 साल के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 6 साल के लिए रखेंगे। लेकिन जो 1 साल है ना, छठा साल जो है ना, वो आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी आपको कि जो जम्मू डिवीज़न लिखा था इन्होंने पहले, बाद में इन्होंने चेंज कर दिया था। जो कॉरिजेंडम इनकी ओर से निकल कर आया था 5 तारीख को, जो कॉरिजेंडम इनकी ओर से निकला है उसमें इन्होंने चेंज कर दिया है। जम्मू डिवीज़न की जगह बताया गया है कि आप यूटी ऑफ जे&के से अगर बिलोंग करते हैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट, वो यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, एक दो चीज़ें पता लगी। एक तो यूटी ऑफ जे&के के जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे 6 साल के लिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम रखा जाएगा। अब कौन कौन सी पोस्ट है इनका देखिए, नेम देख लीजिए। ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन की पोस्ट है, लेवल 7 के हिसाब से यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी 44,900 से 1,42,400। एक पोस्ट है 10+2 साइंस किया होना चाहिए, और 2 साल का मिनिमम डिप्लोमा हो ऑक्सीमेट्री में फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। 9 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। फिर यहाँ पे असिस्टेंट मेट्रॉन की पोस्ट है। असिस्टेंट मेट्रॉन की पोस्ट के लिए लेवल 7 के हिसाब से ही सैलरी मिलेगी। 10 पोस्ट हैं, डिप्लोमा किया होना चाहिए, यानी जीएनएम आपने किया होना चाहिए या फिर बीएससी आपने की हो, और साथ में यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन की पोस्ट है, और ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए लेवल 6E के हिसाब से सैलरी मिलेगी। एक ही पोस्ट है, 10+2 साइंस किया होना चाहिए आपने, 2 साल का डिप्लोमा मिनिमम होना चाहिए ऑडियोमेट्री कोर्स में, और या फिर दोस्तों मिनिमम 2 साल का मतलब डिप्लोमा हो, मैक्सिमम चाहे जो मर्जी हो, यहाँ पे 3 साल का हो, 2.5 साल का हो, जो भी हो, लेकिन मिनिमम उसका ड्यूरेशन 2 साल का होना चाहिए। ऑडियोमेट्री मतलब जो डिप्लोमा हो ना, वो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए ऑडियोमेट्री में, या फिर डिग्री आपने की हो ऑडियोमेट्री कोर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, या फिर जे&के पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा आपने ये डिप्लोमा करके रखा हो, और इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं रखा गया ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। फिर है CSSD सुपरवाइज़र की पोस्ट है, इसमें भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे ऑपरेटर गैस स्टरलाइज़र की पोस्ट है, ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन की पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन की बात करें तो लेवल 6D के हिसाब से सैलरी मिलेगी। एक पोस्ट है, 10+2 साइंस किया होना चाहिए आपने, 2 साल का डिप्लोमा हो या डिग्री हो ऑक्सीमेट्री कोर्स में। ठीक है, और साथ में 6 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है। उसके बाद है दोस्तों जूनियर कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो इसके लिए भी यहाँ पे 3 पोस्टें हैं। 10+2 आपने साइंस में किया होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा आपका कैथ लैब टेक्नोलॉजी में हो, 6 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है। और इसी तरीके से यहाँ पे देखो अलग अलग पोस्टें हैं, जैसे चीफ एनेस्थीसिया की पोस्ट है, इसमें 11 पोस्टें हैं। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है पोस्टों के लिए, लेकिन कुछ पोस्टों के लिए इन्होंने क्या है यहाँ पे चेंजिंग की है। जैसे यहाँ पे देखिए जो इन्होंने बताया सीरियल नंबर 13, तो सीरियल नंबर 13 में कौन सी पोस्ट है? डायलिसिस टेक्नीशियन की। तो जो कॉरिजेंडम इनकी ओर से निकल कर आया था 5 दिसंबर को, तो उसमें इन्होंने बताया कि जो सीरियल नंबर 13 में पोस्टें आती हैं, जैसे तो सीरियल नंबर 13 आप देख ही सकते हो, ये सीरियल नंबर 13 है, इसमें डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसमें लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलेगी आपको। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक सैलरी जा सकती है। एक ही पोस्ट है, क्वालिफिकेशन मांगी है 10+2
और 10+2 के साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो डायलिसिस टेक्नीशियन का, ठीक है। फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने 2 साल का डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्स किया हो, डिप्लोमा किया हो 2 साल का स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा या जे एंड के पैरामेडिकल काउंसिल से, और साथ में लिखा था इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस को काट दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है। इन्होंने बताया 13 जो सीरियल नंबर 13 में जो पोस्टें हैं उसमें जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे अब नहीं मांगा है, ओनली यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बेस पर, यानी 10+2 और 2 साल का डिप्लोमा डायलिसिस टेक्नीशियन का हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट एक ही है दोस्तों, लेकिन आप इंटरेस्ट रखते हो तो अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर 17, सीरियल नंबर दोस्तों 17, 12 के बाद 13 के बाद, ठीक है। पहले तो 13 में इन्होंने बोला, उसके बाद 17 में बोला है। जो 17 सीरियल नंबर 17 में जो यहाँ पे पोस्ट है, इससे पहले यहाँ पे देखो जो सीरियल नंबर 14 में पोस्ट है ना, आईसीयू टेक्नीशियन रेस्पिरेटरी की पोस्ट है, एक पोस्ट है 10+2 साइंस मांगा है, और साथ में दोस्तों साइकोलॉजी जो है एक आध सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, 10+2 विद साइंस आप होने चाहिए। आईसीयू टेक्नीशियन रेस्पिरेटरी की पोस्ट के लिए 10+2 आप साइंस होने चाहिए, या फिर एबो की क्वालिफिकेशन हो विद साइकोलॉजी वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, हैविंग मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा ट्यूबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिजीज कोर्स का होना चाहिए, मतलब मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा आपने करके रखा हो। और इसके लिए भी देखो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा इस पोस्ट के लिए भी, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे 15 नंबर पर रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है, इसके लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर नेक्स्ट है 16th सीरियल नंबर पे रिफ्रैक्शन ऑपरेटर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ऑपरेटर, आई बैंक टेक्नीशियन, ये पोस्ट है यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, इसके लिए 6 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फिर यहाँ पे 17 सीरियल नंबर में जो पोस्ट है ना, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 10+2 साइंस में किया होना चाहिए आपने, और साथ में 2 साल का डिप्लोमा या डिग्री हो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कोर्स में। और यहाँ पे इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, अब ये 3 साल आपको रीड नहीं करना है, मतलब बिना एक्सपीरियंस के भी आप यहाँ पर अब ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया 17। उसके बाद दोस्तों 18 को छोड़कर 19 सीरियल नंबर 19 में जो पोस्ट है यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की, जिसके लिए लेवल 4 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी 25,500 से शुरू हो जाएगी, 81,100 तक जा सकती है। 11 टोटल पोस्टें हैं। 10+2 आपने किया होना चाहिए विद 2 साल का आपके पास डिप्लोमा या डिग्री हो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स में, साथ में मिनिमम 6 साल का अपने कंप्यूटर का कोर्स भी करके रखा हो। और इसके लिए भी साथ में यहाँ पे 3 साल का मांगा था एक्सपीरियंस, लेकिन अब आपको ये 3 साल का एक्सपीरियंस जो है काट दिया गया है। अब आप यहाँ पर 10+2 और साथ में डिप्लोमा या डिग्री आपने मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स में की हो, साथ में आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा भी हो, वो तो आप कर ही सकते हो दोस्तों, वो तो आपने किया ही होगा। 6 साल का मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो नहीं करोगे क्योंकि 20 तारीख को लास्ट डेट है, तो अभी तो कहाँ डिप्लोमा आप करोगे यहाँ पे कंप्यूटर का। तो यहाँ पे अगर आपने पहले से करके रखा है ना, देखो 12वीं और 2 साल का डिप्लोमा या डिग्री मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स में किया हो और 6 साल का कंप्यूटर कोर्स हो, ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर ये आपके पास है तो ये 3 साल का एक्सपीरियंस काट दिया गया है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी, तो आप इसमें अप्लाई अभी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया सीरियल नंबर 19 का। फिर 20 सीरियल नंबर 20 में देखिए जूनियर थिएटर असिस्टेंट की पोस्ट है, 4 पोस्टें टोटल हैं, इसमें भी यहाँ पे एक्सपीरियंस को काट दिया गया है। तो अब ऑनली आप 10+2 साइंस में आपने किया हो और साथ में 2 साल का डिप्लोमा या डिग्री ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे आप रीड नहीं करना है, ठीक है, यानी फ्रेशर से यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सीरियल नंबर 21 में 20 हो गया, उसके बाद सीरियल नंबर 21 में भी यहाँ पे भी जो एक्सपीरियंस है उसको भी काट दिया गया। जूनियर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की जो पोस्ट है यहाँ पे 5 पोस्टें हैं, इसके लिए भी 10+2 साइंस में आपने किया हो, साथ में 2 साल का डिप्लोमा एनेस्थीसिया असिस्टेंट कोर्स आपने किया हो या फिर डिग्री आपने की हो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कोर्स में, तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे रीड नहीं करना है, बिना एक्सपीरियंस के आप यहाँ पर आप इस कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से फिर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए भी, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके लिए भी आपको इसी तरीके से रीड करना है। और नेक्स्ट यहाँ पर 25 सीरियल नंबर 25 में जो आती है यहाँ पे पोस्ट जूनियर फार्मासिस्ट केयर टेकर, जूनियर फार्मासिस्ट केयर टेकर की जो पोस्ट है 5 पोस्टें हैं, इसके लिए भी यहाँ पे एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा था, ये आपको रीड नहीं करना है।
ओनली आपको 10+2 या फिर एबो आपकी क्वालिफिकेशन है, साथ में मेडिकल असिस्टेंट या फार्मासिस्ट ट्रेनिंग कोर्स आपने करके रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली एक्सपीरियंस को यहाँ पे आप काउंट मत कीजिएगा, क्योंकि जो कॉरिजेंडम इनकी ओर से निकल कर आया था 5 तारीख को, 5 दिसंबर को, उसमें ये मतलब डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर पोस्टें देख ही सकते हो। यहाँ पे जैसे कि बात करें अगर गैस पाइपलाइन मैकेनिक की, तो यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। इसके लिए 10वीं या फिर इससे ज़्यादा आपने पढ़ा हो, साथ में अगर आपने मतलब सर्टिफिकेट ली हो एयर कंडीशनिंग की या गैस मिस्त्री की एंड रेफ्रिजरेशन कोर्स की ITI से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए भी कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रखा गया है। और यहाँ पे जो ANM FM PHW की पोस्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं दोस्तों, 52 पोस्ट हैं। तो सैलरी देख सकते हो, सैलरी तो अच्छी खासी मिलेगी। लेवल 2 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी 19,900 से स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी सैलरी जो है वो 63,200 तक जा सकती है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो ANM और FM PHW की जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं दोस्तों, इसके लिए आपने डिप्लोमा FM PHW का करके रखा हो या MM PHW का करके रखा हो या ANM का डिप्लोमा आपने करके रखा हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट स्टेट मेडिकल फैकल्टी J&K पैरामेडिकल काउंसिल से, और साथ में इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, तो इसको कार्ड दिया गया है बाद में। तो आप फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और ये सबसे ज़्यादा पोस्ट है ANM और FM PHW की यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए भी कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ओनली आपने डिप्लोमा करके रखा है FM PHW या MM PHW या ANM का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डाइस की पोस्ट के लिए तो ऑलरेडी जब भी जैसे इन्होंने पोस्टें निकाली थी, इसके लिए तो कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। डाइस की पोस्ट की डाइस की जो पोस्ट है ना, 5 ही पोस्ट हैं, थोड़ी कम पोस्ट हैं, लेकिन फ्रेशर्स यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे FM PHW MM PHW या फिर ANM आपने करके रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सेम रहेगी यहाँ पे ANM FM PHW की, और डाइस की पोस्ट के लिए लेवल 2 के हिसाब से ही सैलरी मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों सीरियल नंबर 29 में कैथ लैब टेक्नीशियन की, तो इसमें भी लेवल 2 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। एक ही पोस्ट है, 10+2 साइंस में आपने करके रखा हो, साथ में मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा कैथ लैब टेक्नोलॉजी में अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और इस पोस्ट के लिए भी यहाँ पे देखिए किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो कुछ पोस्टों के लिए शुरू में ही यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा था, आपने देखा होगा, और कुछ पोस्टों के लिए बाद में इन्होंने कॉरिजेंडम निकाला है जिसमें कार्ड दिया गया है। कुछ चेंजिंग्स की गई जो मैंने आपको शुरू में ही बताया। पहले यहाँ पे ओनली जम्मू डिवीज़न लिखा था, बाद में इन्होंने लिखा कि UT ऑफ J&K, यानी UT ऑफ J&K क्या है, जिसमें जम्मू भी आता है कश्मीर भी आता है। जम्मू और कश्मीर दोनों जगह से जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो है, पहले यहाँ पे इन्होंने डेट रखी थी 10 दिसंबर 2024 लास्ट डेट, लेकिन अब डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। जो 5 दिसंबर को कॉरिजेंडम निकाला है ना, उसमें इन्होंने लास्ट डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप यहाँ पर 20 दिसंबर 2024 तक अगर फॉर्म यहाँ पे मतलब भरना चाहते हैं, फॉर्म लगाना चाहते हैं, तो आप 20 दिसंबर 2024 4 बजे तक आप यहाँ पर फॉर्म को जमा कर सकते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट जो है कर सकते हैं। यानी 20 तारीख तक वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। अगर 20 तारीख के बाद वहाँ पे पहुँचता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब कुछ यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको और क्लियर करूँगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि एप्लीकेशंस एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट टाइप्ड होना चाहिए आपका फॉर्म, और ये आपको रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर पर्सनली आप वहाँ पे जाके जमा कर सकते हैं बाई या फिर बिफोर, या तो 20 दिसंबर 2024, क्योंकि ये डेट चेंज हो गई है, 20 दिसंबर तक आप यहाँ पे लास्ट डेट है, तो 20 दिसंबर 2024 तक आप यहाँ पर या तो 20 तारीख को आपका फॉर्म वहाँ पे जमा हो 4 बजे तक, या फिर इससे पहले 20 से पहले वहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे आपको फॉर्म जमा करना है? इन द ऑफिस ऑफ पर्सनल ऑफिसर एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, यहाँ पे आपको अपना फॉर्म जमा करना है या सेंड करना है स्पीड पोस्ट। अगर आप स्पीड पोस्ट करते हो दोस्तों, तो जो वहाँ पे स्लिप मिलती है ना, उस पर नंबर होता है जिससे आप ट्रैक कर सकते हो अपने फॉर्म को कि कहाँ पे आपका फॉर्म अभी पहुँचा है। ठीक है, ये एक तरीका है। अगर आपको SMS नहीं मिलता है, कोई ईमेल नहीं मिलती है, तो आप अपने फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैकिंग ID वहाँ पे मिलती है। आप जब वहाँ पे स्लिप वगैरह आपको मिलेगी तो उससे आप वहाँ पर उसको ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि जब आप स्पीड पोस्ट फॉर्म को करोगे ना, उसके ऊपर एक स्टिकर टाइप का लगता है। जब आप स्पीड पोस्ट करोगे वहाँ पे स्टिकर टाइप का लगता है, उसका फ़ोटो एक अपने पास में रख लेना, तो उस पर जो नंबर होता है, जो ID होती है, उससे आप ट्रैक कर सकते हो अपने फॉर्म को कि वो कहाँ पे पहुँचा है। ये एक तरीका है। बाकी यहाँ पे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको
फॉर्म के साथ अटैच करने डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट, जो 10वीं क्लास की जो डिप्लोमा या फिर वो आपका होता है ना 10वीं क्लास का मार्क्स कार्ड, उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ होती है, तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10वीं का मार्क्स कार्ड आप लगाओगे। 10वीं क्लास की मार्कशीट, डिप्लोमा जो भी आपके पास है, डिप्लोमा डिग्री सब लगा लीजिए दोस्तों, ताकि कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट जो भी आपने कोर्स करके रखा है, चाहे एएनएम का हो, एफएमपीएसडब्ल्यू का है, या जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसमें जो भी कोर्स मांगा है, जो भी क्वालिफिकेशन मांगी है, वो आपने कोर्स करके रखा होगा, तो वो आप सारे मार्क्स कार्ड आप लगा लीजिए। कैटेगरी लगा लीजिए दोस्तों। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगानी है फ्रॉम जे.एंड.के पैरामेडिकल काउंसिल, तो ये आपको लगानी पड़ेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी। और एक्सपीरियंस जो भी आपका है, चाहे 6 महीने का है, साल का है, अगर आप फ्रेशर वाली पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो दोस्तों। इस टाइम पर आपको कौन सी प्रॉब्लम होने वाली है इसमें, हो सकता है आपको कोई प्रेफरेंस मिल जाए आगे, तो वो भी आप लगा लीजिए अगर आपके पास है तो। बाकी यहाँ पे देखिए, एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप 63 ईयर्स तक अगर आपकी एज आती है जब आप फॉर्म सबमिट करोगे, तो मतलब ये इन्होंने मैक्सिमम एज बताई है कि 63 साल तक भी अगर आपकी एज आती है जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे, तो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा आपको। नंबर ऑफ पोस्ट है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ जो पोस्ट है यहाँ पे बताई गई है ना, वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूट को रिक्वायरमेंट लगता है कि भाई ज़्यादा यहाँ पे मतलब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, एक तरह से आप समझिए इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ पे वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, पोस्टों को बढ़ा सकते हैं बिना किसी फर्दर नोटिस के। इसके अलावा जो आपका हायर क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो कोई वेटेज उसका नहीं मिलना। आप ये मत सोचिए कि जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी है उससे ज़्यादा आप क्वालिफाई हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कोई प्रेफरेंस मिलेगा, उसका कोई वेटेज नहीं मिलेगा, कोई मार्क्स वगैरह नहीं यहाँ पे मिलने वाले हैं, कोई वेटेज नहीं मिलने वाला है। तो जो भी इनको रिक्वायर्ड है वही यहाँ पर चाहिए इनको। और उसके बाद यहाँ पे बताया इन्होंने, जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, ये A4, ये देखिए इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा आपके डाउट्स यहाँ पे होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है ना फॉर्म, वो A4 साइज़ का पेपर होना चाहिए, और जितनी भी एंट्रीज आप एप्लीकेशन फॉर्म पे करोगे वो कंप्यूटर टाइप करना है आपने। जिस कंप्यूटर पे टाइप करोगे अपना नेम, अपना सारा कुछ, जो भी एडवर्टाइजमेंट का नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जो भी आपको दे, कंप्यूटराइज टाइप करोगे। सेल्फ अटेस्ट करना है, देखो यहाँ पे कंप्यूटर टाइप फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, नॉट हैंड रिटन, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। तो ये मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूँ, मैंने हेडिंग में भी आपने देखा होगा, हेडिंग में भी मैंने ये लिख के रखा है ताकि आपको आसानी हो सके। तो जब आप किसी कंप्यूटर वाले के पास जाओगे, उसको बताना है भैया A4 साइज़ का पेपर आप यूज़ करना। इसमें क्लियरली यहाँ पे दिखा भी सकते हो उनको, देखो A4 साइज़ का पेपर बोला है और इसमें हमें एंट्री करनी है, मतलब जो भी नाम वगैरह फिल करेंगे हम यहाँ पे A4 साइज़ का पेपर, वो जब लेगा ना फॉर्म, जो भी फॉर्म का फॉर्मेट होगा वो अभी आप देखोगे, डाउनलोड कर सकते हो फॉर्म को, तो वो आपने यूज़ करना है, उसी फॉर्मेट को आपने यूज़ करना है। तो एप्लीकेशन होना चाहिए, एप्लीकेशन देखो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है, मतलब फॉर्म जो है A4 साइज़ का पेपर पे होना चाहिए, और जितनी एंट्रीज करोगे वो कंप्यूटर टाइप होना चाहिए, और सेल्फ अटेस्टेड लिखा है ब्रैकेट में, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, नॉट हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, मतलब खुद से आपको लिखना नहीं है पेन से उसमें फॉर्म पे। और अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पाया जाता है इनकम्प्लीट, किसी भी तरह से अगर इनकम्प्लीट पाया गया आपका फॉर्म, जब वो एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करेंगे और उनको लगा कि इनकम्प्लीट है किसी भी तरह से, फिर वो रिजेक्ट करेंगे बिना किसी नोटिस के, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो रिजेक्ट कर देंगे आपका फॉर्म। दूसरा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के, उसको भी रिजेक्ट करेंगे। देख लिया ना आपने, आपको पता भी नहीं लगेगा, वो रिजेक्ट कर लिया जाएगा। तो काफ़ी लोगों का यहाँ पे होता है कि रजिस्ट्रेशन जो है अभी हमारा नहीं बना है, तो क्या उसके बगैर करें। तो ये देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, एप्लीकेशन फॉर्म अगर इनको मिलता है बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के फ्रॉम जे.एंड.के पैरामेडिकल काउंसिल, तो उसको ये रिजेक्ट कर देंगे फॉर्म को दोस्तों। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेंट फाउंड हैविंग मेड एनी इनकरेक्ट, या फिर कोई फॉल्स स्टेटमेंट आपने दिया है, या कोई इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे गलत दी है, तो भी यहाँ पे आपका जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आपके खिलाफ सख्त से सख्त जो है एक्शन भी लिया जा सकता है इनकी ओर से।
उसके बाद नो एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन आफ्टर लास्ट डेट, जो लास्ट डेट यहाँ पे फॉर्म की बताई गई है उसके बाद अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपका आता है, चाहे वो पोस्टल डिले किसी भी कारण से हुआ हो, तो अगर फॉर्म आपका लेट पहुंचता है लास्ट डेट से तो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें जिनको आपने ध्यान रखना है और ये मैंने आपको डिटेल में फिर से बताई। बाकी यहाँ पे फॉर्म जो है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे जीएमसी की जो वेबसाइट है इस पर जाकर, और वेबसाइट बताई गई है www.gmcjammu.nic.in। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको फॉर्म जो है आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। साइज़ मैंने पेपर का आपको बता ही दिया, A4 साइज़ यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये है एप्लीकेशन का फॉर्म इस तरह का जो आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपका एक फ़ोटो होना चाहिए, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का नंबर आप दोगे, डेट यहाँ पर ये देखो कंप्यूटराइज सारा कुछ आपको यहाँ पे टाइप करना है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पे आप कंप्यूटराइज टाइप कराओगे, नेम अपना कंप्यूटराइज टाइप कराओगे, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एड्रेस अपना, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ब्लॉक कौन सा है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, 10वीं आपने कब पास किया है, कौन सा बोर्ड है, कितने मार्क्स आए, कितनी परसेंटेज आई है 10वीं 12वीं की यहाँ पे डिटेल दे देना। उसके बाद जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जो आपने कोर्स करके रखा है वो आप यहाँ पे बताना, जैसे एएनएम आपने किया है एएनएम आप यहाँ पे लिखोगे। आप यहाँ पे आप बोर्ड का नेम बताओगे, कौन सी ईयर पास किए, कितने मार्क्स आए थे, टोटल कितने मार्क्स थे, कितनी परसेंटेज थी आपकी, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद यहाँ पे कब आपने अपनी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो यहाँ पे लिखोगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपने लगाए हैं फॉर्म के साथ वो आपको यहाँ पे टाइप कराना है, और सिग्नेचर के साथ आपका यहाँ पे जो फॉर्म है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एड्रेस मैंने आपको आई हैव नेवर बीन डिफेड फ्रॉम अपीयरिंग इन एनी एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म के साथ क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको लगानी है मैंने आपको बता दिया दोस्तों, और कौन कौन सी पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस कैंसिल कर दिया है वो भी मैंने बताया। यूटी ऑफ जे के सभी एलिजिबल कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ पोस्टों के लिए जैसे कैंसिल हो गया था ना, एक्सपीरियंस कैंसिल कर दिया है तो वो आपको पता लग ही गया। एएनएम एफएम पीएचडब्ल्यू वाली जो 52 पोस्ट हैं उसके लिए यहाँ पे बिना एक्सपीरियंस के आप अप्लाई कर सकते हो, और जो भी सीरियल नंबर वाइज मैंने बताया उन पोस्टों के लिए भी एक्सपीरियंस जो है कैंसिल कर दिया गया है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 20 दिसंबर तक। अगर आप अभी भी इंटरेस्ट रखते हैं फॉर्म को फिल करने में तो 20 दिसंबर 2024 तक आपकी डेट है। 20 दिसंबर 2024 तक 4 PM तक आप वहाँ पर फिजिकली भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें ही क्लियर हो चुकी होंगी, और फिर भी कोई डाउट अगर रहता है आपका तो वो भी मुझे आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच।